ओम शांति। ओम शांति। तो आज हम सभी किस लिए इकट्ठे हुए? किस लिए इकट्ठे हुए? हाँ, तो विशेष फंक्शन के लिए आए ना, अपने सेंटर का एनुअल डे सेलिब्रेट करने के लिए। हाँ, अमर दीदी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, युगरतन भाई से हाँ क्या सुनने के लिए? हाँ, संगीत सुन करके भगवान से कनेक्ट होने के लिए। और अभी हम आज बात करने जा रहे हैं आपके साथ। लिख लो, बाबा ने बहुत प्यारी फीलिंग दी। मैं अभी आधा पौना घंटे से बैठा हुआ था, तो मैंने ऐसे ही पूछा कि भाई मैं क्या चीज़ पे बात करूं, तो बहुत सुंदर चीज़ निकल के आई। और ये इतनी सुंदर चीज़ है जो मैंने बहुत सालों से अभ्यास किया है, बल्कि इसे मैं हर जगह कराता हूँ। ये इन जनरल भी आप दुनिया में किसी को भी कराओगे तो ये सभी को लाभ पहुँचाएगी, है ना। 8 आध्यात्मिक सिद्धांतों से 8 शक्तियों की प्राप्ति। ऐसे कौन से 8 सिद्धांत हैं जो राजयोग की अष्ट शक्तियों को आपके जीवन में सहजता से लाने में आपकी मदद कर सकते हैं? तो मैं बैठा बैठा वही लिख रहा था अभी, और लिख करके मैंने उसके ऊपर चिंतन किया कि भाई क्या क्या चीज़ हो सकती है, कैसे कनेक्टिविटी बैठ सकती है। हाँ, तो सच में ये बहुत प्यारी फीलिंग है। पहले भी मैंने इसको एक बार और चिंतन में किया था, सिद्धांतों पे अलग अलग बात करते थे, लेकिन आज आपके लिए कॉम्बिनेशन बन गया कि सिद्धांतों को शक्तियों के साथ कनेक्ट किया जाए। और वैसे भी आप एक शब्द को सोच के देखो, आप किसके जीवन में शक्ति होती है? जिसके जीवन में सिद्धांत होते हैं, हाँ या ना। कोई भी सफल व्यक्ति को देखो आप, सफल व्यक्ति के कुछ सिद्धांत होते हैं। और नियम और सिद्धांत में बड़ा फर्क है। नियम तोड़े जा सकते हैं, सिद्धांत नहीं। सिद्धांत नहीं। और जो सिद्धांतों से डिग जाए उसे कैरेक्टरलेस माना जाता है। इसके कोई सिद्धांत नहीं है, इसके जीवन के कोई मूल्य नहीं है ना। नियम को डिसोबे कर सकता है व्यक्ति, लेकिन सिद्धांतों को डिसोबे करना मतलब नाफरमानी है। हाँ, वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है फिर। तो आज मैं आपके साथ 8 सिद्धांतों की बात करूंगा। पहला सिद्धांत अगर आप बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि टू द पॉइंट बात करेंगे, समय भी हमारे पास में कम है, तो हम चाहते हैं कि चीज़ें हो जाएं। तो पहला सिद्धांत है, ऑब्जर्व करो, एब्जॉर्ब नहीं। यानी साक्षी बनो, सोखता नहीं। बी ऑब्जर्वर नॉट एब्जॉर्बर। ये गहरी बात है। कैसे? मैंने किसी की कमी को देखा, मैंने किसी की कमी को देखा, देख लिया। ऑब्जर्व करना मेरा काम था, मुझे पता चल गया ये कमी है, लेकिन अब मुझे वो कमी एब्जॉर्ब नहीं करनी। अगर मैंने वो कमी एब्जॉर्ब करी तो अब मेरा रिएक्शन आएगा, मुझे क्रोध आएगा ही आएगा, मुझे दुख होगा ही होगा, क्योंकि मैंने क्या कर लिया, उसको अपने अंदर ले लिया, अपनी भावनाओं में ले लिया। ऑब्जर्वर कैसे होता है? लाइक अ डॉक्टर। डॉक्टर ने बीमारी देखी, बीमारी के इलाज की प्लानिंग शुरू। एब्जॉर्बर कैसा होता है? मां की तरह। मां की तरह। ऑब्जर्वर लाइक अ डॉक्टर और एब्जॉर्बर लाइक अ मदर डॉक्टर। भले डॉक्टर हो और मदर हो तो अपने बच्चे के इलाज को लेकर के वो चिंतित ही रहेगी। जो एब्जॉर्बर होगा वो रिएक्टिव होगा, जो ऑब्जर्वर होगा वो कभी रिएक्ट नहीं करेगा। वो कभी रिएक्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि वो उसके कारण को समझता है। समझ आ रही ना बात? साक्षी बनना है, ना कि सोखता। तो यानी कोई कमी देखते हो। अब इसको भी और गहराई में लेके जाऊं तो मैं, ज्ञानी बनो, भक्त नहीं। मैंने किसी की बुराई को जान लिया कि ये बुराई है, लेकिन मैंने उसे बुरा मान लिया, ये एब्जॉर्ब करना है।
जबकि पाप बुरा होता है, पापी नहीं। गलती गलत होती है, इंसान नहीं। जो ऑब्जर्वर है वो इस बात को अच्छी तरह जानता है, गलती गलत है। मिस्टेक्स आर द मिस्टेक्स, नॉट द मिस्टेकर। पर हम गलती में क्या करते हैं? हम गलती करने वाले को गलत बताकर उसके जीवन को बड़ा बनने से रोक देते हैं। याद रखना, जिसने जीवन में गलतियां नहीं की उसने कुछ बड़ा काम भी नहीं किया है। मिस्टेक्स मेक्स यू बिग। बस रिपीट नहीं होना चाहिए। गलतियां खूब सारी करो पर हर रोज नई करो, हर रोज नई करो। इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्या बढ़ेगी आपके अंदर? लिख लो, ये देगी आपको सहनशीलता। जो व्यक्ति ऑब्जर्वर होगा, एब्जॉर्बर नहीं होगा, वो सही में सहन कर पाएगा। क्यों? जब उसने एब्जॉर्ब नहीं किया होगा तो वो रिएक्ट करेगा ही नहीं। रिएक्ट नहीं किया इसका मतलब उसने सहन कर लिया। और जो सहन कर पाएगा वही किसी के साथ सही व्यवहार कर पाएगा। ऑब्जर्वर हमेशा यह जानता है, लिख लो, ऑब्जर्वर कौन होता है? ऑब्जर्वर हमेशा यह जानता है जैसे मैं खुद की किन्हीं कमियों को दूर नहीं कर पा रहा हूं, ऐसे ही मेरा ये भाई, मेरी ये बहन भी अपनी कमी को दूर कर पाने में मेहनत कर रहा होगा पर नहीं कर पा रहा होगा। और वो ये समझ जाता है जैसे मैं भी बहुत सारी गलतियों को बार बार कर रहा हूं, मुझ पे कंट्रोल नहीं हो रही हैं, ऐसे ही मेरे हर भाई बहन किसी दूसरे क्षेत्र में कमज़ोर हैं, उनसे भी नहीं हो रही होंगी। कोई मैथ में कमज़ोर है तो कोई साइंस में कमज़ोर है, कोई इंग्लिश में कमज़ोर है तो कोई हिस्ट्री में कमज़ोर है। इसे कहते हैं ऑब्जर्वर। और एब्जॉर्बर क्या करेगा? ऐसे भी कोई होता है, ऐसे क्यों कर रहा है, इनको परफेक्ट होना चाहिए, इनको ठीक ही होना चाहिए। ये एब्जॉर्बर की पहचान है। और जो व्यक्ति एब्जॉर्बर होता है, अर्थात सब बातों को अंदर रखता है, सब बातों को सोखता है, वो एक बीमार व्यक्ति ही रहता है। वो सदा दुखी, अशांत, क्रोधित, इरिटेटेड ही रहेगा। हाँ कि ना? कितने इस बात से सहमत हैं जो मैं बात बोल रहा हूँ? एग्री? सो अगर टॉलरेंस पावर चाहिए तो नियम बना लो, मुझे डॉक्टर बनना है, मदर डॉक्टर नहीं। माँ क्या करती है? माँ पे बच्चे को देखी जाएगी, पीड़ित होती रहेगी, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे। डॉक्टर को पता है बीमारी है, ठीक हो जाएगी, वो उसका नॉलेजेबल है, वो उससे घबराएगा नहीं। इंपॉर्टेंट। सेकंड, तो क्या बढ़ा? कौन शक्ति आएगी? जो इस सिद्धांत पे काम करेगा। अच्छा, साक्षी स्थिति किसकी बढ़ेगी? ये भी लिख लो क्योंकि जरूरी है कि भाई आपने कह तो दिया ऑब्जर्वर बनो, पर ऑब्जर्वर बनेंगे कैसे? तो ऑब्जर्वर बनने का पहला तरीका आप याद रख लीजिए, मुझे सबसे पहले हर चीज में वैल्यू देखना आना चाहिए, गुण देखना आना चाहिए। और मुझे इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए, ना प्रकृति ने ना परमात्मा ने धरती पर कुछ भी वेस्ट बनाया ही नहीं है। एवरीथिंग इज वैल्यूएबल। आप देखिए, इंजीनियर करके बंदा आतंकवादी भी बन जाता है, तो इंजीनियर करके आदमी देश का साइंटिस्ट भी बन जाता है। तो प्रॉब्लम इंजीनियरिंग में है क्या? आप बताइए, इंजीनियरिंग थोड़ी प्रॉब्लम है। कहने का अर्थ क्या हुआ? कोई बोले नहीं जी बम बनाने की प्रक्रिया गलत है। नहीं भाई, बम बनाने की प्रक्रिया तो देश की रक्षा भी कर रही है, लेकिन बम बनाने की प्रक्रिया से बेचारे निर्दोष लोगों की हत्या भी हो रही है। सो इसमें बम बनाने की प्रक्रिया गलत नहीं है, बल्कि उस बम चलाने के लिए जो एटीट्यूड की बात है, जो मानसिकता की बात है, जो इमोशंस की बात है, वो प्रॉब्लम का सब्जेक्ट है। गॉट इट और नॉट? आप सबको समझ आ रही है बात? सेकंड चीज, तो इसीलिए क्या समझना है? पहले गुण देखना है कि कोई चीज बनी है तो केवल गुण के लिए बनी है। ये कैसे पता चला कि गुण के लिए बनी है? अगर गुण के लिए ना बनी होती तो श्रीमद् भागवत गीता जैसे शास्त्र के अंदर, जिसे भक्त सारे शास्त्रों का श्रोमणी कहा गया है, ये ना कहा गया होता जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला अच्छे से अच्छा, अर्थात बुरा कभी कुछ होता ही नहीं है। सिंपल। तो गुणग्राही दृष्टि और ये समझ लेना कि कोई भी चीज जो बनी है वो अच्छे के लिए बनी है, लेकिन बुरी मानसिकता के चलते उस अच्छी चीज को भी बुरा बना दिया गया। जैसे
आप समझो, आपका बहुत अच्छा जूस रखा है, बाल्टी भर के हेल्थ देने के लिए रखा हुआ है, लेकिन अभी क्या हो, उसके अंदर जहर की एक बूंद डाल दी जाए बस, अब क्या होगा? अब वो स्वास्थ्य देगा या मौत देगा? था तो स्वास्थ्य की चीज, लेकिन मौत किस चीज से आ गई? बूंद की एक जहर के एटीट्यूड मात्र से। क्लियर हुई ये बात? तो अगर मुझे ऑब्जर्वर बनना है तो सबसे पहले ये बात समझ लेनी है, जो भी बना है सृष्टि पर अच्छे के लिए बना है, जो भी बना है गुण के लिए बना है, जो भी बना है महान बनाने के लिए बना है। इवन देन, अब राम और रावण की कहानी देख लो। रावण अगर कहानी में है तो राम को राम बनाने वाला कौन है? रावण। कृष्ण को कृष्ण कौन बना रहा है? कंस। पांडवों को पांडव कौन बना रहा है? कौरव। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी कौन बना रहा है? अंग्रेज। महाराणा प्रताप शिवाजी को महाराणा प्रताप शिवाजी कौन बना रहा है? मुगल। तो कोई बुरा कहाँ है? इट्स जस्ट अ पार्ट। यानी मैं सिर्फ जीवन को जीवन की तरह देखूं, ना कि जीवन में इन्वॉल्व होकर उसके साथ अटैच होकर देखूं। यानी ऑब्जर्वर वही हो सकता है जो किसी चीज से अटैच ना हो। अटैच होगा तो ऑब्जर्वर हो नहीं सकता, सहन कर नहीं सकता। सेकंड सिद्धांत है, बी अवेयर नॉट जजमेंटल। क्या बनो? जागरूक बनो, अनुमान लगाने वाले नहीं। हम क्या करते हैं? तुरंत जजमेंटल हो जाते हैं किसी के बारे में, ये ऐसा ही होगा, इसने कहा ही होगा ऐसा करके। जागरूक बनो, जजमेंटल नहीं। इसके लिए कौन सी शक्ति काम आती है? ये रहने के लिए, पहले जागरूक रहने के लिए और जजमेंटल ना होने के लिए। बताओ। नहीं, शक्ति बताओ। सोचो। निर्णय करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति। अपना, अगर आपकी निर्णय शक्ति कमजोर होगी तो आप अवेयर और जजमेंटल में फर्क ही नहीं कर पाएंगे। आपको जजमेंटल होते हुए लगेगा नहीं नहीं मैं तो जागरूक था ना, इसलिए मेरे को पहले से पता था ना ये ऐसा कर रहा है। निर्णय करने की शक्ति देता है। अब अवेयरनेस का मतलब क्या होता है भाई? जैसे आपके घर में कोई बंदा गलती कर रहा है, आपके ऑफिस में कोई गलती कर रहा है, आप उसके विषय में जागरूक बनो। पहला इसलिए मैंने ऑब्जर्वर लिया। ऑब्जर्व करोगे तो जागरूक हो जाओगे, मतलब क्या है? सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, जागरूक हो जाओ। लेकिन उसके बारे में कोई राय क्रिएट मत कर लो, क्योंकि राय क्रिएट कर लोगे तो फिर आप नफरत करना शुरू कर दोगे। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर मैं आपके बारे में सोचूं ये तो हैं ही ऐसे, ये तो हैं ही बुरे, तो अब क्या मैं आपके बारे में सही किसी जगह पर पहुंचूंगा ही नहीं मैं आपके बारे में। तो मैं सावधान रहूं। जैसे सपोज आपका बच्चा ही गलती कर रहा हो घर में, तो आप बच्चे के विषय में सावधान जरूर हो जाओ, लेकिन बच्चे के विषय में वैसी ही भावना मन में मत बिठा लो, वरना बच्चे के प्रति आपके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएंगे। आप जिम्मेदार नहीं रह पाएंगे, आप जवाबदेह नहीं रह पाएंगे, आप उसको सहयोग नहीं कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मुझे हर बात की सावधानी रखनी है, धोखा नहीं खाना है, समझदार बनना है। लेकिन समझदारी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी ने गलती कर दी है तो अब मैं उसे गलत ही देखता रहूं। इसे कहते हैं बी अवेयर नॉट जजमेंटल। कभी भी किसी के विषय में किसी प्रकार की, अगर आज किसी ने गलती कर दी, आपको पता चल भी गया, तब भी आप उसकी गलती को दिल पर ना रखें, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अगर डाकू रत्नागर वाल्मीकि बनकर रामायण लिख सकता है तो हम तो डाकू भी नहीं है और आपका बच्चा भी डाकू नहीं है, या आपका ऑफिस का एम्प्लॉय डाकू नहीं है। उससे कोई गलती हो गई है बस। किसी की गलती को इतना बड़ा टैग मत दे दीजिए कि उसको आपके लिए क्षमा करना भारी काम बन जाए। मेरी बात समझ आ रही है सबको? क्लियर हो रही है? जीवन में सिद्धांतों को समझिए, तब आपको क्लैरिटी मिलती चली जाएगी अपने आप ही। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद में। तीसरी एक लॉ होता है जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंटैरिटी, यानी कॉम्प्लीमेंट्री, बीइंग कॉम्प्लीमेंटर, है ना? कॉम्प्लीमेंट देने वाला बनो, बेसिकली संपूरक बनो।
संपूरक जो व्यक्ति होता है, क्या पहचान होती है उसकी कि जो व्यक्ति संपूरक होता है? कॉम्प्लीमेंटरिटी का क्या मतलब होता है उसके लिए, संपूरक व्यक्ति के लिए? कैसे मानोगे कि व्यक्ति संपूरक व्यक्ति, संपूर्ण व्यक्ति अपने आप में? बोलो, कैसे पहचानोगे कि कौन व्यक्ति संपूर्ण है कि नहीं है? कंप्लेन नहीं होती, ओके। और बताओ, गुस्सा नहीं आता, सब और बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखता हूँ कौन बताता है। यस प्लीज। शुभ भावना, शुभकामना होगी, हाँ। और एप्रिसिएशन, और वो दूसरों को भी संपूर्ण ही समझेगा, अपने से नीचा नहीं समझेगा, समान समझेगा। संपूर्ण व्यक्ति कभी किसी को छोटा बड़ा नहीं देखता, इसीलिए वो संपूर्ण है। जो किसी को छोटा बड़ा देखे, अपने को ऊंचा देखे, किसी को नीचा देखे, अपने को पावरफुल, किसी को कमजोर देखे, वो खुद खोखला इंसान है, वो खुद एक वीक इंसान है। क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। खाली इंसान को दुनिया खाली नजर आती है और भरे इंसान को दुनिया भरी नजर आती है। शक वाले इंसान को दुनिया शक की नजर आती है और निश्चय वाले, विश्वास वाले व्यक्ति को दुनिया विश्वास पात्र नजर आती है। एम आई राइट और रॉन्ग? आप बताओ, मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो, है ना? ये बहुत जरूरी है, मेरी बात आप तक पहुंचनी चाहिए जो बात मैं आपसे कह रहा हूं। अब कॉम्प्लीमेंट्री कौन कर सकता है भाई? कौन कर सकता है कॉम्प्लीमेंटरिटी? नहीं, गुणों में, शक्तियों में से बताओ, कौन सी शक्ति वाला, कौन सी शक्ति वाला व्यक्ति सबको कॉम्प्लीमेंट दे सकता है? और सोचो, सामान्य शक्ति वाले की तो बहुत एक अलग कहानी आएगी, और भी आएगी। संपूर्ण है वो, संपूर्ण ना। यस, याद कर लो, श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत, उंगली अकेले ने जाके लगा दी, फिर सबने अपनी उंगली अपने आप लगा दी। उसने उंगली क्यों लगाई? वो हाथ लगा सकता था, पूरे पहाड़ को उठाता हुआ दिख सकता था, क्योंकि उसे सबको समानता फील करानी थी कि मेरी उंगली से नहीं उठाया है, तुम सबकी उंगली बराबर लगी हुई है, तब गोवर्धन उठाया है। अच्छा मेंटोर वो होता है, अच्छा व्यक्ति वो होता है जो दूसरे को भी अपने बराबर साहस की महसूसता दे, ना कि दूसरे व्यक्ति को अपने से कम फील कराए। एम आई राइट और रॉन्ग? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कैसा लग रहा है आपको? शक्तियां समझ में आ रही हैं सिद्धांत से? और कॉम्प्लीमेंट कौन कर पाएगा? किसी को कॉम्प्लीमेंट कर पाएगा जो समान देखेगा, जो सबको बराबर समझेगा, जो ये जानता है। अच्छा, बराबर का मतलब क्या है? ये है कि जो गुण मुझ में, मान लिया मैं यहां से बोल रहा हूं तो वही गुण आप में होना चाहिए? नहीं, बराबरी का मतलब ये है भगवान ने एक गुण मुझे दिया है, एक गुण आपको दिया है, और हम दोनों मिलकर किसी एक टास्क को पूरा कर रहे हैं। हाँ कि ना? नहीं समझ आई? भाई हम जितने भी लोग हैं, अच्छा बताओ, क्या सारे काम कोई एक ही व्यक्ति कर सकता है? डॉक्टर भी वही हो जाए, पेशेंट भी वही हो जाए, वकील भी वही हो जाए, जज भी वही हो जाए, IITN भी वही हो जाए, IAS भी वही हो जाए? इज इट पॉसिबल? तो अगर आप में कोई गुण विशेष है तो इसका अहंकार क्यों है? हम में से हर एक को किसी दूसरे की आवश्यकता है, हाँ कि ना? अगर कोई मोची ना होता तो क्या आप जूते चप्पल पहन पाते? कोई अगर नालियां साफ ना कर रहा होता तो क्या आप एक स्वच्छ वातावरण में रह पाते? कोई अगर रोडें साफ ना कर रहा होता तो क्या आप उस सफाई को फील कर पाते? बोलो। तो कोई छोटा कैसे, कोई किसान ना होता तो आपके मुख में रोटी जाती क्या? कोई मजदूरी ना कर रहा होता, कोई आपके घर में साफ सफाई करने के लिए नहीं आ रहा होता, तो क्या आप सब कामों का लोड ले पाते? तो वे छोटे कैसे हो गए अगर वो काम का सहयोग आपको दे रहे हैं? वे आपके सहयोगी हैं या छोटे बड़े हैं? जोर से बोलो, सब बोलो। हाँ, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। तो उनको कॉम्प्लीमेंट करना बनता है कि नहीं बनता? और उन्हें बराबर का कॉम्प्लीमेंट करना बनता है या कम कॉम्प्लीमेंट करना बनता है? सपोज करो आपकी काम वाली बाई आके आपका बर्तन नहीं मांजती, तो बर्तन तो आप ही मांज रहे हो, तो उस टाइम आप काम वाली बाई हो जाते? इसका मतलब काम वाली बाई का काम छोटा हो जाता, तो आप छोटे हो जाते अपने बर्तन साफ कर लेते। तो सोचो,
अगर प्रेस वाला प्रेस नहीं करता और आपको प्रेस करनी पड़ती तो आप प्रेस वाले हो जाते, छोटे हो जाते उससे? नॉट एट ऑल। हमें अंडरस्टैंड करना प्रिंसिपल्स को। अध्यात्म का मतलब ये मेरे प्यारे भाई बहनों, इक्वेलिटी, कंप्लीट इक्वेलिटी। अगर जरा सा भी ऊंच नीच का भाव आ गया तो समझ लो यू आर नॉट स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअलिटी मतलब एवरी वन इज इक्वल, वननेस। गॉट इट? समझ आ रही है बात? नेक्स्ट पे आ जाते हैं अब आप। इसके बाद में हमारे पास आता है स्टेपिंग इन एंड स्टेपिंग आउट। स्टेपिंग इन एंड स्टेपिंग आउट, यानी कि कब कदम अंदर लाना है और कब कदम बाहर लाना है। यह सिद्धांत है जीवन का। जैसे माँ बाप अगर बच्चों की लाइफ में गलत टाइम पर एंट्री करें और गलत टाइम पर एग्जिट करें तो क्या होगा? बच्चों की लाइफ खराब हो जाएगी। बच्चों की पालना करना बिल्कुल फूलों को पालने जैसा है। जैसे माली को पता होता है कब मुझे फूलों में एंट्री करके खाद पानी देना है और कितने दिन के लिए अलग हो जाना है। अगर वो गलत टाइम पे पानी देने चला जाए और गलत टाइम पर पानी देना बंद कर दे तो क्या होगा? वो मुरझा जाएंगे, खराब हो जाएंगे। गॉट इट? मुरझा जाएंगे। और अगर वो मुरझा जाएंगे तो उनकी ग्रोथ मर जाएगी, वो मर जाएंगे। यही बच्चों के साथ होता है। कई बार माँ बाप ऐसे होंगे, बहुत ओवर केयर करेंगे। अच्छा, जब बात बच्चा मानना बंद कर देगा, वो केयर उसके लिए बंधन हो जाएगी, फिर इतने डर जाएंगे, चल तुझे जो करना कर, अब हमें तेरे से कोई लेना देना ही नहीं है। ना राइट टाइम पे स्टेप इन किया, ना राइट टाइम पर स्टेप आउट किया। सेम इन अपने बिजनेस के अंदर होता है, सेम सोसाइटी के अंदर होता है। कहाँ जाना है, कब जाना है, किस परिस्थिति में जाना है, किस टाइम पे जाना है, किस टाइम पे नहीं जाना है, इसकी क्या चाहिए? क्या चाहिए? इसकी परख चाहिए। कौन सी शक्ति विकसित होगी इसमें? किस शक्ति की परीक्षा है? स्टेप इन स्टेप आउट, परख सकते। इसे कहते हैं जरूरतों को परखना। जो सही समय पे जरूरत को परख लेगा वो सही समय पर सही काम ऑटोमेटिकली करेगा कि नहीं करेगा? सो पावर टू डिसर्न की जरूरत पड़ती है जीवन के इस सिद्धांत में। आप पढ़ाई कर रहे होते हो, आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो कोई भी चीज़ की, आप कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर रहे होते हो, आप घरों में माँ अपने बच्चों की पालना कर रही होती है। अगर माँ में परख शक्ति होगी तो माँ बच्चे के और पता है माँ को देखो आप, जब बच्चा बहुत छोटा सा होता है तो माँ की परख शक्ति बहुत ऊंची होती है इतने से बच्चे के प्रति। उसे कब भूख लग रही है, कब प्यास लग रही है, कब वो सुसु पॉटी करने वाला है, सब पता होता है माँ को। उसकी कौन सी कराहट क्या इशारा कर रही है, वो इशारे से समझ जाती है उसकी बातों को। सोच के देखो। और एक टाइम ऐसा आ जाता है, ध्यान से देखना, और पता क्यों होता है ऐसा? इसकी पूरी साइकोलॉजी है। ऐसा क्यों होता है कि बचपन में माँ अपने बच्चे की सब बातें समझ जाती है? क्योंकि बचपन में माँ उससे कोई उम्मीद नहीं रखती है। डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग। उसे पता है ये कुछ कर नहीं सकता है, इसका सब कुछ मुझे ही करना है। और जहां एक्सपेक्टेशन नहीं होती वहां आपकी कैचिंग टचिंग पावर बहुत हाईएस्ट होती है। और जैसे ही बच्चा बड़ा होता है अब माँ उसमें अपने सपने और अपनी चीज़ें देखना शुरू कर देती है, अटैच होनी शुरू हो जाती है, और उसका अटैचमेंट उसकी बुद्धि को खाना शुरू कर देता है, माँ बाप दोनों के केस में। और इसका नुकसान क्या होता है? उस बच्चे का बचपन छिनना शुरू हो जाता है, उस बच्चे की मानसिकता प्रभावित होनी शुरू हो जाती है। और ये हर केस में होता है, ये लाइफ के हर केस में होता है आपके साथ। हाँ, तो ये तो बात है ना, नेचुरली नहीं आती है, लाई है हमने। हम दूसरों को देख देख के सीख गए हैं, हम कंपटीशन सीख गए हैं, हम कंपैरिजन सीख गए हैं। नहीं, यही तो गलत हो गया ना, ये सिद्धांत ही गलत हो गए हैं सारे। हाँ, सब यही तो मैं क्या बता रहा हूँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, ये सब सिद्धांत गलत हो गए।
हमने गलत चीजें उठाई। डायनासोर के सिद्धांत आप मनुष्य पे थोड़ी लगा सकते हैं। मनुष्य और डायनासोर में तो अंतर है ना भाई, है ना, क्योंकि जानवर जानवर रहेगा और वो थ्योरीज भी थ्योरीज हैं, उनकी कोई भी प्रैक्टिकलिटी आज तक भी प्रूव नहीं है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी फिट बैठती नहीं है अगर आप रियल में जाओगे तो। फिटेस्ट कौन होता है आप बताओ, किससे आप फिटेस्ट कहोगे? आज आप ऐसे को सर्वाइव करते देख सकते हो जो फिट नहीं है। अभी अगर फिटेस्ट किस एंगल से, आपका फिट का एंगल क्या है? अब अगर मैं स्टीफन हॉकिंस का नाम लेता हूं, उसका तो एक भी अंग बेचारे का ठीक नहीं था, किस एंगल से फिट था वो? हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया? तो फिटेस्ट का खाली एक पैरामीटर हो गया। तो ऐसे तो एक पैरामीटर सबके पास में होगा, तो सब फिटेस्ट है। बताओ फिर कोई अनफिट कैसे कह सकते हो आप किसको? मैं गलत कह रहा हूं? और उसको देख लो आप, क्या कहते हैं ये अभी, निक वोजे को देखो आप। निक वोजे की ना हाथ है ना पैर है, खाली बस ये है, और कितना कितना उसने कार्य करके दिखा दिया है। शादी होगी, बच्चे हैं, सारी चीजें, 5,000 करोड़ का मालिक है, आज दुनिया के बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर में से एक है। इसलिए ये सिद्धांत काम ही नहीं करता, क्योंकि फिटेस्ट इज द इंडिविजुअल परसेप्शन। ये लिख लो अपने पास, ये सिर्फ एक परसेप्शन मात्र है, हम किसे फिटेस्ट मान लें। वरना तो भगवान ने, लिख लो इस बात को, ईश्वर ने किसी को भी अनफिट बनाया ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर गार्बेज बनाता ही नहीं, वो क्वालिटी ही बनाता है। समझ आ रही है मेरी बात? तो इसको सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मैं कब स्टेप इन कब स्टेप आउट करूं? लिख लो, सीखना पड़ेगा मुझे डिटैचमेंट। जब तक मुझ में अटैचमेंट है, जब तक मुझ में एक्सपेक्टेशन है, तब तक मुझ में परखने की शक्ति नहीं आएगी, मैं परख नहीं पाऊंगा। लोग बोलते हैं मुझे धोखा खा लिया मैंने, उन्होंने मुझे धोखा दे दिया, ऐसे नहीं बोलते, बोलते हैं मुझे धोखा दे दिया। नहीं भाई, आपने धोखा खाया, आप जरूर उनसे कुछ फेवर एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपका कोई लालच था। आप चेक कर लेना, आपने धोखा वहीं खाया होगा जहां आपका कुछ लालच था, कोई जल्दी थी, कोई कंफर्ट था, कोई लालच था, कुछ आप चाह रहे थे, कुछ सहजता देख रहे थे। एम आई राइट और रॉन्ग? मेरी कोशिश नहीं समझ आ रही? मुझे कहीं भी धोखा मिला होगा, वहां मिला होगा जहां पे मैं उससे कुछ उम्मीद रख के बैठा होऊंगा। तो उसने धोखा दिया नहीं है, मेरे उम्मीद रखने की नासमझी ने मुझे धोखा दिलवाया है। इसका मतलब मैंने उम्मीद समझदारी से नहीं रखी थी। मैंने उम्मीद रखने से पहले किससे उम्मीद रख रहा हूं, किस लिए उम्मीद रख रहा हूं, इसको मैंने परखा ही नहीं। और ज्ञानी आत्मा ऐसी नहीं होती। ज्ञानी का मतलब ही होता है क्या? लिख लो इस बात को, जो पहले सोचे, फिर समझे, फिर करे। आप ज्ञानी हो, आपको परिचय मिल चुका है कि आप आत्मा हो और आपकी 3 शक्ति मन, बुद्धि, संस्कार हैं। मन में विचार आएगा, पर बुद्धि से समझने का प्रयास तो करो, फिर कर्म में लाओ। हमने क्या किया? मन में आया, कर लिया, तो धोखा तो खाएंगे, क्योंकि समझ का इस्तेमाल तो हुआ ही नहीं, यात्रा के नियम पालन हुए ही नहीं। लाल लाइट, पीली लाइट, हरी लाइट, पहले स्टॉप करो, फिर थिंक करो, फिर गो करो। हम तो स्टॉप गो कर रहे हैं, बस थिंक तो कर ही नहीं रहे। प्रॉब्लम वहां पे है। समझ आ रही बात? हाँ, नेक्स्ट, 5वीं शक्ति, 5वां प्रिंसिपल, फेथ। फेथ, और फेथ के लिए क्या कहा जाता है? फेथ कैन मूव द माउंटेन्स। फेथ क्या कर सकता है? फेथ कैन मूव द माउंटेन्स, यानी विश्वास में इतनी शक्ति होती है, वो चाहे तो पहाड़ों को हिला सकता है। अब पहाड़ को हिलाने का मतलब क्या है? कोई जाके कोई हम उन पहाड़ों को हिला देंगे जो पहाड़ वैसे रखे हुए हैं? नहीं। विश्वास में इतनी शक्ति होती है कि पहाड़ जैसी परिस्थिति भी जीवन में आ जाए, हमारे संकल्पों में पहाड़ जैसा बोझ भी फील हो रहा हो, तो विश्वास की शक्ति से हम उसे हरा सकते हैं। और इसको समझने के लिए मुझे क्या समझना पड़ेगा? ये समझना पड़ेगा कि आप देखो, आप सारी जिंदगी फेथ में ही ऑपरेट करते हो। कौन कौन प्लेन में बैठे हैं यहाँ? अच्छा,
तो आपने जाके देखा था जाके उसमें कि पायलट चला रहा है कि बंदर चला रहा है? देखा था, चेक किया था जाके? नहीं, आप तो जाके टिकट लेके बैठ गए थे बस, देखा तो किसी ने भी नहीं था कि जाकर के कौन चला रहा है। नहीं देखा ना? ट्रेन में जाके देखा था कि बंदर चला रहा है कि आदमी चला रहा है? बैठ जाते हैं, टिकट लेके जिंदगी हवाले कर देते किसी के, सो जाते हैं चैन से। वो एक बार क्या हुआ, वो मैंने कहानी सुनी एक सेमिनार के अंदर कि एक बार क्या हुआ, एक प्लेन क्रैश हो गया। तो प्लेन क्रैश होने के बाद देखा कि उसमें एक बंदर बच गया बस प्लेन में, बाकी जितने यात्री वात्री थे सब मर गए। तो उससे इंटरव्यू लिया गया भाई बंदर का कि भाई बंदर जी, सारे जब ये हुआ क्रैश जब हुआ तो सारे पैसेंजर क्या कर रहे थे? तो बोला हूँ, मतलब खा रहे थे। बोले चल ठीक है। और जो एयर होस्टेस थी वो क्या कर रही थी? हूँ, वो भी खा रही थी। अच्छा चलो, वो भी खा रही थी। अच्छा, जो को पायलट था वो क्या कर रहा था? हूँ, वो भी खा रहा था। और पायलट वो भी खा रहा था। तो आप क्या कर रहे थे? हूँ। मतलब मैं ही था जो समझ आ रही है बात? तो कभी आपने चेक किया कि कौन चला रहा है? एवरीबडी किस में मूव कर रहा है? फेथ में। पढ़ाई करते हैं, पहले बोल देते हैं फर्स्ट आऊंगा, आए थोड़ी हो। क्या है? फेथ। हाँ, एक लड़का लड़की की शादी होती है, कोई करेक्टर सर्टिफिकेट चेक करता है, क्या है? फेथ। सारी जिंदगी हम फेथ में, और कहां पे फेथ हारते हैं हम? जीवन की परिस्थितियों में। हारना चाहिए? फेथ कौन सी ताकत देता है आपको? कौन सी शक्ति? हाँ, लिख लो, जिसमें विश्वास होता है उसके अंदर शक्ति जाग जाती है, सामना करने की शक्ति। परिस्थितियां कितनी बड़ी क्यों ना हो, आपका विश्वास आपको जिता देगा। बस आपको विश्वास होना चाहिए कि आप जीतोगे। आप अच्छा, हार कुछ होती है क्या? मैं पीछे समझा चुका हूं। हार कुछ होती है? बोलो बोलो, हाँ या ना? तो जब हार होती है तो मैं तो सदा जीतता ही हूं। हमारी हार हो ही नहीं सकती। हाँ, क्योंकि हार कभी कुछ होती ही नहीं। हार सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट होता है जो एक नई जीत का आगाज होता है। ये समझ की बात है। क्लियर हुई पूरी बात? तो फेथ से हम क्या कर सकते हैं? सामना करने की शक्ति हमारे अंदर आएगी। तो विश्वास करना क्यों सहज है? और समझ लो आप कहां कहां विश्वास करने की आपको आवश्यकता पड़ती है। पहले, सबसे पहले अपने आप में विश्वास करो। आप कौन हो? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हाँ, अच्छा, आप आत्मा को दो चीजें बहुत होती हैं सभी को। एक तो डर बहुत लगता है, एक दुख बहुत होता है। हाँ या ना? जितने भी यहाँ भाई बहन बैठे हैं सब में डर और दुख है कि नहीं है? है ना? अन्य बोल के दिखाओ कोई नहीं है, अभी मैं पता लगा लूंगा सबको, है ना? सब में है ना डर दुख। हाँ, डर किससे लगता है? डर का केवल एक ही कारण है, लिख लो अपने पास बड़ा बड़ा। सब डरों का एक कारण है, मेरा कुछ खो गया। आई लॉस्ट समथिंग। मेरा कुछ खो गया, ये संकल्प दुख को जन्म देता है। चेक कर लो आप, मेरी इज्जत खो गई, मैं फेल हो गया, मेरा पैसा खो गया, मेरा फलाना मर गया, मेरा दिमाग कैसे हो गया। जब भी कभी आप पास्ट के बारे में सोच रहे होंगे, कुछ खोए हुए के बारे में, तो आपको लगेगा, दुख की फीलिंग आएगी आपके अंदर। आई एम गोइंग टू लूज समथिंग। कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, कहीं बॉस ना आ जाए, कहीं घर में कुछ ऐसा ना हो जाए, मेरा बच्चा फेल ना हो जाए। मतलब क्या है? भविष्य की कल्पनाएं डराने का काम करती हैं। पास्ट के कर्मों में दुख एग्जिस्ट करता है जो मैंने खोया है। अब अपने से एक सवाल पूछो आप सब, क्या सच में मैंने कुछ खोया है? जो जो खोया है उसकी एक लिस्ट बनाओ आप। क्या आप उसे लेके पैदा हुए थे? बोलो हाँ या ना? नहीं। वो अविनाशी था या विनाशी था? जो कुछ भी खोया है आज से पहले विनाशी ही था ना? इसका मतलब वो विनाश होने के लिए ही बना था ना? तो फिर उसमें मैंने खोया क्या?
अब आगे की बात कर लो, जो जो भी खोने का डर है, कहीं मैं मर ना जाऊं, तो मरोगे ही, चाहे डरो या मत डरो। ऐसा कोई है जो परमानेंट रहेगा धरती पे? बोलो आप। नहीं नहीं, मैं डरूंगा नहीं तो मैं मरूंगा नहीं। देखो, जो डरेगा वो भी मरेगा, जो नहीं डरेगा वो भी मरेगा, तो डर के क्यों मरना, बिना डरे मर जाओ। हाँ कि ना? अच्छा, आप मरोगे क्या? जोर से बोलो। आप मरोगे? कौन मरेगा? शरीर मरेगा, आप तो मर ही नहीं सकते। आप कौन हो? अजर, अमर, अविनाशी। तो मैं तो मर ही नहीं सकता। तो प्रॉब्लम कहां से पैदा हुई? क्योंकि मैं खुद को ये नाम समझने लगा, ये बॉडी समझने लगा, इसकी चीज़ों को मेरा समझने लगा। जो चीज़ें विनाश के लिए ही बनी हैं, जो जलनी हैं, मिटनी हैं, टूटनी हैं, बिखरनी हैं, उनको मैंने मेरा माना, तो उनसे मेरा डर और दुख जुड़ गया। और उसका एक ही उत्तर है, मैं कौन हूं? मेरा क्या? मेरा ना तो वो था जो खोया है, और ना मेरा वो है जो खो सकता है। जो मेरा है वो मेरे साथ ही जाएगा, जिसे मैं साथ लेके आया था संस्कार, और साथ ही लेके जाऊंगा संस्कार। एम आई राइट और रॉन्ग? अब ये बात विश्वास देती है कि नहीं देती? हमारी जीत पक्की है, हम तो हार ही नहीं सकते। सिंपल। नेक्स्ट, कब मुझे इंडिविजुअल होना है और कब मुझे कलेक्टिव होना है? कब मुझे अकेला होना है और कब मुझे संगठन में आना है? यानी अकेले होने का सिद्धांत और संगठन में आने का सिद्धांत। द इंडिविजुअल एंड द कलेक्टिव, इंग्लिश में कहते हैं। द इंडिविजुअल एंड द कलेक्टिव। लोग कैसे होते हैं? जब अकेले होने का टाइम आएगा तो भीड़ में जाएंगे, हाँ? और जब कहेंगे भाई सबके बीच में बैठ लो, तो बोलेंगे नहीं, हमें किसी मतलब नहीं, अकेले हो जाएंगे। उल्टे ही है। इससे क्या होता है? बीमार। इसमें कौन सा नियम, कौन सी शक्ति काम आती है? द इंडिविजुअल एंड द कलेक्टिव में। ब्राह्मणों बताओ कौन सी? जोर से बोलो। विस्तार को संकीर्ण कर सकती, मतलब कछुआ कर्म करेगा, कर्मेंद्रियां फैला देगा, कर्म खत्म, अंदर ले जाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा उम्र जीता है। यदि आप किसी भी संगठन का सदस्य हो, आपकी कोई भी टीम है, संगठन में आने के लिए आप अपनी कर्मेंद्रियों को यूज करो, लेकिन जैसे ही कर्म पूरा हो जाए, कर्मेंद्रियों को समेटकर अकेले हो जाओ, अपने को शैल में ले जाओ। अब कोई आपके ऊपर, पता है, अगर कछुए के सारे अंग अंदर हैं तो कछुए की खोपड़ी पे हाथी पैर रख दे तो कछुए की मौत नहीं हो सकती, इतनी हार्ड होती है। इसका मतलब क्या है कि अपनी कर्मेंद्र समेटकर अपने अंदर में इतने सॉलिड हो जाओ अपने आत्मबल में कि अब कोई कितनी कड़वी बात, कितनी दुखदाई बात, कितनी हर्ट करने वाली बात भी कह दे तो अंतर आत्मा पे जरा सा भी फर्क ना आए। इसे कहते हैं अंतर्मुखता की शक्ति। अगर आप बाहर मुखी रहे तो आपको अपनी इमेज को चोट पहुंचते ही आप कदम कदम पर हर्ट फील करते रहोगे। समझ आ रही है मेरी बात? समझ आ रही है? क्लियर हो रही है पूरी बात या नहीं क्लियर हो रही? हाँ, इसके बाद नेक्स्ट तो क्लियर हो गया सारा, कब अकेला हो जाना है और कब जाना है। सही समय पर कर्म करो, सबके साथ मिलकर काम करो। क्यों? अकेला कोई नहीं जीतता है। लिख लो, टीम जीतती है। क्या लिखना है? बंद करना है क्या? ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात? हाँ, इंपॉर्टेंट बात है ये कि हमें कब जाकर के देखो, क्योंकि टीम जीतती है तो टीम को क्या चाहिएगा? मेरा सहयोग चाहिएगा ना, मतलब मेरी कर्मेंद्र को सहयोग चाहिए। तो सबसे पहले एज ए लीडर मुझे अपना सहयोग ऑफर करना है। आई एम हियर। अकेला इंसान नहीं जीतता है, टीम जीतती है। लेकिन तैयारी अकेले में होती है, किसके लिए? टीम के लिए। तैयारी अकेले में करेगा। जैसे
हमारे सब्जेक्ट हैं ब्राह्मण जीवन के, ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग, दिव्य गुणों की धारणा। ये तीनों सब्जेक्ट हमारी इंडिविजुअली रह के तैयारी करने के हैं, इनके समय में कोई नहीं चाहिए। लेकिन चौथा सब्जेक्ट है ईश्वरीय सेवा, जहां पे जाके मुझे मेरी कर्मेंद्रियां बाहर निकालकर अपने तीनों सब्जेक्टों का प्रयोग अब टीम के लिए करना है, संगठन के लिए करना है। और क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात परमात्मा याद दिला रहे हैं। जब मैं अपनी तैयारी करूं तो मेरी शक्ति का निर्माण हो, और जब मैं उस शक्ति का प्रदर्शन करूं तो जीवन में दुआएं आए। शक्ति का प्रदर्शन किसी के लिए दुखदाई ना बन जाए, बल्कि शक्ति का प्रदर्शन किसी का सहयोग बनकर जीवन में दुआओं को इकट्ठा करने का आधार बन जाए। एम आई राइट और रॉन्ग? आपको कोई गुण मिला है, आपको कोई शक्ति मिली है, मेरे प्यारे भाई बहनों, अहंकार करने के लिए नहीं मिली है, वो किसी को सहयोग करके दुआएं कमाने के लिए मिली है। एक व्यक्ति डॉक्टर बना है तो मरीजों को ठीक करने के लिए बना है, एक वकील बना है तो किसी अन्यायी को न्याय दिलवाने के लिए बना है, जिसके ऊपर अन्याय हो रहा है, उसको न्याय दिलाने के लिए बना है। अहंकार करने के लिए कि मैं वकील हूं, आई एम समथिंग। कोई किसी का टीचर बना है तो किसी को एजुकेशन का सहयोग देने के लिए बना है। जिस दिन हम सारे भाई बहन अपने गुणों का, अपनी शक्तियों का, अपनी स्किल का प्रयोग दूसरों के जीवन में उनको सहयोग करके उनके जीवन का उत्थान करने के कारण के लिए बन जाएंगे, उस दिन हमारा जीवन दुआओं से भर जाएगा। और जहां दवा भी काम नहीं आती, वहां दुआएं काम आती हैं, पुण्य की पूंजी काम आती है। इसलिए पुरुषार्थ अकेले में करो और सेवा संगठन में करो। सेवा संस्कार मिलाएगी और पुरुषार्थ संस्कार बनाएगा। ये लिख लो, ये बहुत गहरी बात है। पुरुषार्थ संस्कार बनाएगा, यानी कि ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग, दिव्य गुणों की धारणा मेरे संस्कारों का निर्माण करेगा। और सेवा ये बताएगी कि संस्कार सही दिशा में निर्मित हुए या गलत दिशा में। अगर संस्कार सही दिशा में निर्मित हुए होंगे तो संस्कार मिलाने की रास आ जाएगी, अर्थात सहयोग की शक्ति का प्रयोग करके संगठन को मजबूत करने वाले बन जाएंगे। एंड कलेक्टिव रहने में कभी मुश्किल नहीं आएगी। और कलेक्टिव रहने में किसको और मुश्किल नहीं आएगी? एक और बात, जिसमें स्वार्थ है वो कभी टीम नहीं बना सकता, वो कलेक्टिव नहीं रह सकता। जिसमें स्वार्थ है, जिसमें सेवार्थ है, वही टीम बना सकता है और वही बड़ा बन सकता है। जिसको अपने लिए कुछ चाहिए वो जीवन में कभी बड़ा नहीं हो सकता। जिसने सिर्फ देना सीखा है वो बड़ा बन सकता है। और देना सीखा क्यों है? हमारी बॉडी किससे बनी है? जोर से बोलो, पक्की बात है ना? कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है? किससे बनी है? हाँ, 5 तत्वों में से कोई तत्व आपसे कुछ लेता है क्या? कुछ लेता है? धरती आपसे कुछ लेती है, आसमान कुछ लेता है, सूर्य कुछ लेता है, अग्नि कुछ लेती है आपसे, जल कुछ लेता है क्या आपसे? सब क्या करते हैं? तो भगवान ने अगर हमारा ये शरीर ऐसे तत्वों से बनाया है तो हमें देने के लिए पैदा किया है कि लेने के लिए? आज की मुरली भी याद करो, बाबा ने क्या कहा? खुशी बांटोगे तो बढ़ेगी। और आत्मा किससे बनी है? आत्मा 7 गुणों से बनी है। किससे बनी है आत्मा? कौन से गुण हैं वो 7? पहला है ज्ञान, दूसरा है पवित्रता, तीसरा है शांति, चौथा है प्रेम। इसी सीक्वेंस में याद करो इनको। हाँ, 5वां है सुख, 6ठा है शक्ति और 7वां है आनंद। मैं क्यों कह रहा हूं? पहले 6 के विलोम शब्द हैं, 7वें का कोई विलोम शब्द नहीं है। आनंद माना संपूर्ण। अब आप इन 7 गुणों पर विचार कर लो। ज्ञान बांटने से बढ़ता है या मांगने से? प्रेम, सुख, शांति, शक्ति। अब सोचो शक्ति बांटने से कैसे बढ़ती है? शक्ति को जितना प्रयोग करते जाते हैं, किसी स्किल को जितना प्रयोग करते जाते हैं, आप उतने ही ताकतवर होते जाते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? शक्ति ऊपर से नहीं आएगी। जिस कर्म को हम बार बार करते हैं, करते 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 उसकी समझ गहरी होती जाती है। लिख लो, समझ ही शक्ति है, समझ ही शांति है। इसीलिए ज्ञान को प्रकाश कहा गया है। जहां लाइट है वहीं माइट है, लाइट नहीं तो माइट नहीं। गॉट इट? क्लियर हो रही है आपको मेरी बात? समझ तो आ रही है? अच्छे से आ रही है? हाँ, है ना? ये जरूरी है।
तो द इंडिविजुअल एंड द कलेक्टिव। कौन सी शक्ति लेकर के आएगी ये? अंतर्मुखता की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, कछुए जैसी शक्ति, कब फैलना है और कब समेटना है। नेक्स्ट, 7वां सिद्धांत क्या है? फोकस एंड फ्लो। केंद्रित होना और चलना, गतिमान होना, केंद्रित होना, गतिमान होना, केंद्रित होना, गतिमान होना। कहां केंद्रित होना है, कहां गतिमान होना है? फोकस एंड फ्लो, ये साइंस का सिद्धांत है ना? केंद्रित होना और गतिमान। इसका आपको समझाने के लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा आपको। आप में से किस किस ने सूर्य देखा है? बोलेंगे कैसी तो बात कर रहे हैं, इसमें भी हाथ नहीं उठा रहे, कोई डाउट है क्या? कम से कम इसमें तो हाथ उठा लो। हाँ, देखा सबने सूर्य, मैंने इसीलिए पूछा। अच्छा, किस किस ने पृथ्वी देखी है? हाँ बोले, नहीं तो नीचे ना देखी हो तो भी दिखा देता हूँ मैं सबको। देखिए ना, हाथ उठा लो ऊपर, देखिए। अच्छा, और किस किस को पता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? हाँ, ये भी पता है। हाँ, नहीं पता हो तो हम बता देते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अच्छा, उसकी एक फिक्स स्पीड होती है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की। अगर उस गति से, क्योंकि मैं ज्यादा साइंस में नहीं जाऊंगा, सिंपल भाषा में ही बताऊंगा, अगर उसकी गति उस गति से कम हो गई तो वो सूर्य के अंदर गिर जाएगी और खत्म हो जाएगी। और अगर उसकी गति उस गति से ज्यादा हो गई तो वो ऑर्बिट को छोड़कर बाहर निकल जाएगी, तो भी वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव है ही नहीं। माना उसकी दोनों केस में हालत खराब हो जाएगी, अगर उसने अपनी स्पीड से ज्यादा करने की कोशिश करी या अपनी स्पीड से कम करने की कोशिश करी। इसीलिए कहते हैं ज्ञान माना संतुलन, बैलेंस, बैलेंस। अब इससे क्या समझ में आ रहा है? यानी आपकी गति आपके लक्ष्य के अनुरूप होना चाहिए। सूर्य आपका लक्ष्य है, पृथ्वी आपकी गति है। अगर आपकी गति आपके लक्ष्य के अनुरूप ना हुई तो आप लक्ष्य तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे, लक्ष्य के साथ आप रह नहीं पाएंगे। तो इसके लिए कौन सी शक्ति चाहिए? अब कौन सी शक्ति चाहिए भाई इसके लिए? फोकस एंड गति। कौन शक्ति चाहिए? यस। वैसे अब ज्यादातर बता देंगे कि दो ही बच्ची हैं तो कोई ना कोई सी तो होएगी, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, इसलिए तुक्का लगाया कि भाई चलो ये तो हो ही सकती है। हाँ, समेटने की शक्ति चाहिए। समेटने शक्ति क्यों चाहिए? क्योंकि जो ज्यादा फैला हुआ होगा, अगर ज्यादा फैलाएगा तो डिस्ट्रैक्शन के चांसेस हैं, और अगर अर्थ डिस्ट्रैक्ट हो जाए किसी भी दिशा में तो उसकी गति में स्टॉपर्स आ सकते हैं, और उसकी कंसिस्टेंसी की स्पीड ब्रेक होते ही उसे खत्म होने खतरा हो जाएगा। और अब देख लो जिंदगी में जितने भी लोग सफल होते हैं वो वही होते हैं जो कंसिस्टेंट होते हैं, जो लगातार चलते हैं। कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई तो क्या होगा? क्या होगा? सफलता को स्टॉपर लग जाएगा। आप देख लो जितने भी लोग फेल होते हैं उनके आप जब पाओगे अनुभव में तो ये मिलेगा, हम ना आराम में आ गए थे, हम ना कंफर्ट जोन में आ गए थे, कंफर्ट जोन में आ गए थे, थोड़ी देर के लिए रुक गए थे हम। हाँ, याद होगी ना कहानी खरगोश और कछुए की। कछुआ खूब तेज, खरगोश खूब तेज दौड़ा और बिल्कुल मंजिल के पास जाकर क्या बोला? अभी तो बहुत पीछे है थोड़ा। और क्या हुआ? कछुआ रेस जीत गया, क्योंकि कछुआ क्या था? कंसिस्टेंट था। हाँ, लेकिन मैं इस कहानी से बहुत खुश नहीं होता। अगर आपकी जीत किसी की बेवकूफ़ी पर निर्भर है तो वो जीत नहीं है। हर दौड़ने वाला खरगोश होता नहीं है ना, इसको भूलना नहीं। आप सोचो कि कछुए की स्पीड चल के आप जीत जाओगे तो ये असंभव काम है कि कछुआ खरगोश से जीत जाए। कभी भी कछुआ खरगोश से जीत नहीं सकता। हाँ, पक्की बात है ना। हाँ, एक जगह जीत सकता है, अगर दौड़ने का प्लेटफॉर्म पानी हो जाए तो उसमें कछुआ जीत जाएगा और खरगोश हार जाएगा। क्यों? क्योंकि कछुए को तैरना आता है। हाँ?
हर बात के अपने अपने पॉजिटिव और नेगेटिव्स होते हैं। नेगेटिव्स नहीं कहूँगा, एक्यूरेट और इनएक्यूरेसी होती है चीज़ों की। नेगेटिव कुछ होता ही नहीं धरती पे। पता है, नेगेटिव शब्द ही गलत है, नेगेटिव वर्ड है ही नहीं। या तो चीज़ें एक्यूरेट हैं या थोड़ी सी कम एक्यूरेट हैं, बस इतना ही अंतर है। वरना तो ऐसा कभी ये शब्द होता ही नहीं। जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला है अच्छे से अच्छा। जब सब कुछ अच्छा ही होने वाला तो नेगेटिव कहाँ है? आप बताओ, रात नेगेटिव है क्या? बोलो, रात नेगेटिव है? रात ना हो तब का आराम ही नहीं होने का, आप चार्ज ही नहीं होगे दिन में काम करने के लिए। तो बीमारी खराब चीज है क्या? बताओ, बीमार होना बुरी बात है? जरा डॉक्टर से पूछना, वो सुबह अगरबत्ती दिखा के क्या कहता होगा भगवान जी से, है ना? बोलता होगा भगवान 2-4 ग्राहक तो। हाँ? कोई बोले क्राइम बुरी चीज है, जरा वकील साहब से पूछना आप, रोज सोचते होंगे 2-4 के सिर तो फूटने चाहिए, मेरा काम भी चलता रहे थोड़ा बहुत। नहीं, धरती पर कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता, सिर्फ बात होती है, घटना होती है, और उस घटना के लिए कुछ चीजें जुड़ी हुई होती हैं उस घटना के साथ, है ना? दोनों चीजों को हमें ध्यान रखना है इसको लेकर के। तो बेसिक चीज समझनी है, कुछ भी पॉजिटिव नहीं होता, कुछ नेगेटिव नहीं होता, बस कहानी को पूरा कर रहे हैं सब। ये कहानी चल रही है और कहानी को सब मिलकर पूरा करें। हाँ, लेकिन वो घटना इसलिए बुरी है क्योंकि उसके अंदर पीड़ाएं हैं, दर्द हैं, गुण नहीं है। आत्मा किससे बनी है? जोर से बोलो, आत्मा किससे बनी है? 7 गुणों से बनी है। लेकिन अगर बीमारी आएगी तो उसमें दुख है। अब आत्मा गुण तो दुख नहीं है, इसका मतलब इस रिस्पेक्ट में वो मेरे लिए सही चीज नहीं है। अच्छा, अब जो आत्मा से दूर हो गया, जैसे आत्मा याद नहीं है, जो रोल में फंस गया, जिसके लिए रोल इंपॉर्टेंट हो गया, तो अब वो रावण बन जाए, चाहे हनुमान बन जाए, चाहे अंगद बन जाए, चाहे जामवंत बन जाए, चाहे जो भी बन जाए, इसको समझना पड़ेगा। तो समेटने की शक्ति आपको क्या रखेगी? सदा लक्ष्य पर केंद्रित रखेगी और आपकी गति को निरंतर रखेगी। ये लिख लो आप, लक्ष्य पर केंद्रित और गति निरंतर। नेक्स्ट, लास्ट, कनेक्ट विद द अनकंडीशनल। कनेक्ट विद द अनकंडीशनल। कौन है जी अनकंडीशनल? कौन है बताओ ना? अनकंडीशनल कौन है? क्या धरती पर कोई इंसान अनकंडीशनल हो सकता है? बताओ आप, हो सकता है? केवल परम पिता परमात्मा ही अनकंडीशनल हो सकता है, जो किसी पर कोई कंडीशन नहीं लगाता। और जब आप उस अनकंडीशनल के साथ कनेक्ट हो जाओगे तो आप भी एक दिन अनकंडीशनल का गुण सीख लोगे, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग। और इसी को कहते हैं समाने की शक्ति। सागर को हप कर लिया चिड़ियों ने। भगवान सागर, हम चिड़ियाएं। इसलिए जब उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो हम सागर समान हो जाते हैं, हम भी निर्दोष दृष्टि वाले हो जाते हैं। जैसे भगवान किसी के दोष नहीं देखते, ऐसे हम भी किसी के दोष नहीं देखते। तो ये 8 सिद्धांत मेरे जीवन में क्या ला देंगे? 8 शक्तियों को। अच्छा, अब ये समान शक्ति क्यों बढ़ती जाएगी? आप किससे कनेक्ट हो गए हो? सागर से। तो जब आप सागर से कनेक्ट हो गए हो तो सारे संकल्प आपके किसके बारे में चलेंगे? जोर से बोलो। और सागर क्या होता है? विशाल, इनफाइनाइट, सब कुछ समाने वाला, बदले में हीरो मोती देने वाला, बिच्छू टिंडन सांप सबको अपने अंदर समा लेने वाला। इसका मतलब क्या हो गया? हम भी कैसे हो जाएंगे? सागर के जैसे, जो सब कुछ को समा लेगा और सबके लिए बदले में क्या देगा? हीरे मोती, रतन। सो कनेक्ट विद द अनकंडीशनल, टू बी अनकंडीशनल। कनेक्ट विद अनकंडीशनल, टू बी अनकंडीशनल। अच्छा, जैसे आप अनकंडीशनल हो जाओगे तो अब आप में अनकंडीशनल लव आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब आप में अनकंडीशनल फेथ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आप चेक करो। अच्छा, अगर हम सब अनकंडीशनल हो जाएं तो हम सच्चे निस्वार्थी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? आप बताओ, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ये इंपॉर्टेंट है। और फिर क्या होगा? अब समझो आप, अगर ये 8 शक्तियां सब में आ जाए, सब दोहराओ मेरे साथ, 8 शक्तियों को दोहराओ। पहली शक्ति सहन करने की शक्ति। बोलो, सहन करने की शक्ति। सब बोलो।
दूसरी निर्णय करने की शक्ति, क्योंकि हमने ऐसे करके किया है ना। दूसरी कौन सी करी थी हमने? निर्णय करने की शक्ति। तीसरी कौन सी करी थी हमने? सहयोग की शक्ति। तीसरी कौन सी हो गई? सहयोग की शक्ति। चौथी परखने की शक्ति, कॉम्प्लीमेंटरिटी से, है ना। पांचवी सामना करने की शक्ति। छठी विस्तार को संकीर्ण करने की अर्थात अंतर्मुखता की शक्ति। और नेक्स्ट समेटने की शक्ति, है ना। पुण्य की पूंजी समेटने की शक्ति, मतलब जिसमें हमने क्या किया था? कौन सा एग्जाम्पल था समेटने की शक्ति में? हाँ, सूर्य और पृथ्वी का। और लास्ट कौन सी थी हमारी? समाने की शक्ति, कनेक्ट विद द अनकंडीशनल। अच्छा बताओ, अगर ये आठों शक्ति आप में आ जाएं, क्या आपकी लाइफ में कोई भी सक्सेस होगी जिसे आप पा ना सको? बोलो। कोई भी रिश्ता आपका टूटेगा? कहीं किसी मनमुटाव होगा अगर ये आठ शक्ति आ गई जीवन में? तो ये आएंगी कैसे? इन आठ सिद्धांतों को अपनाने से। आठ सिद्धांत क्या क्या थे हमारे पास में? पहला सिद्धांत हमने क्या किया था? क्या किया था? पहला सिद्धांत, ऑब्जर्वर बनना है, एब्जॉर्बर नहीं। क्या बनना है? ऑब्जर्वर बनना है, एब्जॉर्बर नहीं। साक्षी बनना है, सोखता नहीं। दूसरा क्या था? बी अवेयर नॉट बी जजमेंटल, यानी कि जागरूक बनना है, अनुमान लगाने वाला नहीं, किसी के बारे में राय क्रिएट करने वाला नहीं। तीसरा बोलो, ये क्या हुआ? गाना क्यों चला दिया? हाँ, तीसरा क्या था? हाँ, बी कॉम्प्लीमेंटरिटी, है ना। इसका मतलब क्या था? समदृष्टि, सबके बारे में कॉम्प्लीमेंट करो। जैसे प्रकृति क्या करती है? प्रकृति सबके बारे में कॉम्प्लीमेंट करती है ना। प्रकृति कभी कहती है जल अच्छा है, वायु खराब है? कभी कहा ऐसा आज तक? कभी सूर्य को कुछ कह रहा हो, कभी आसमान कुछ कह रहा हो, कोई किसी को कुछ कहता है? नॉट एट ऑल। कॉम्प्लीमेंटरिटी का मतलब ये है समदृष्टि। पांचों उंगलियां अलग अलग हैं, लेकिन पांचों का महत्व अलग अलग है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर चौथी क्या थी हमारी? स्टेपिंग इन एंड स्टेपिंग आउट। कब कदम बढ़ाना है, कब कदम हटाना है। हाँ, तो ये सोचो, अगर हर इंसान ये सीख जाए कि मुझे कब किसकी लाइफ में एंट्री करनी है और कितनी देर रहना है और कब एग्जिट करना है। अगर आप लोगों की लाइफ में सही समय पे एंट्री करो और सही समय पे एग्जिट कर जाओ, तो कभी आपका संबंध बिगड़ेगा? कभी आपका संबंध किसी को बंधन लगेगा? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। पांचवा था हिंदी, हिंदी हिंदी भाई साहब, मैं गुजराती में नहीं जानता। हाँ, कौन? स्टेपिंग इन स्टेपिंग आउट वाला। और अगर वैसा रहेगा जैसे आप कह रहे हो, तो मोह ही नहीं लगेगा वो। अगर ऐसे स्वार्थी लगेगा तो वैसे तो मोह ही लगेगा। अगर ज़्यादा किसी की लाइफ में आप एंट्री करते हो, उसे अति का जो प्यार होता है ना, वो बंधन होता है। जो ज़्यादा प्यार होता है ना, वो क्या होता है? बंधन होता, प्यार नहीं होता वो। उसमें इच्छाएं पैदा हो जाती हैं, उसमें अपेक्षाएं पैदा हो जाती हैं, हम उस पर अपनी चाहते थोपने लग जाते हैं। लेकिन हर किसी को उतना, अभी सोचो मैं आपको सुना रहा हूं, मैं सुनाता ही रहूं, छोड़ू ही नहीं आपको उधर जाने के लिए, क्या बोलोगे? क्या यार क्यों पका रहा है, कब छोड़ेगा, अब तो छोड़ दे, बहुत देर हो गई, ऐसे ही बोलोगे ना। अब तो मैं छोड़ने को मैं तो तैयार बैठा हुआ हूं, मेरे को तो ये अनुमान ये है कि भाई अभी उधर शिफ्टिंग होने में आपका थोड़ा टाइम है, इसलिए मैं तो टाइम पूरा कर रहा हूं। हाँ, सही बात है कि नहीं? मेरे को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरा काम तो पूरा हो गया। अब मैं तो टाइम का बिल्कुल ये कि यस पूरा तो पूरा, है ना। समझ आ गई? छुट्टी करनी है क्या? हाँ, मेरे को बता देना भाई। हाँ, तो कॉम्प्लीमेंटरिटी के इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में क्या था? फेथ। फेथ मूव्स दी माउंटेन्स, फेथ मूव्स दी माउंटेन्स। तो हमें क्या करना है उसके लिए? अपने फेथ को आप तभी बढ़ा सकते हो जब आप हर चीज में कल्याण देखना सीख जाओ, हर चीज में कुछ अच्छा देखना सीख जाओ। अच्छा नहीं देख सकते तो कभी भी आपका विश्वास भी नहीं बढ़ सकता है। हर चीज में गुण देखो आप। आज बाबा ने बोला भी, हैप्पी हंस होली हंस। खुश कौन रह सकता है? बाबा मुरली में क्या कहते हैं? हाँ, सदा हर्षित रहने के लिए क्या जरूरी है? गुणग्राही होना। जो गुण देखेगा वो सदा कैसा रहेगा? खुश रहेगा। हाँ, और हंस की पहचान क्या होती है? गुण रूपी मोती चुगना। तो जो सबके गुण देखेगा उसे कभी दुख हो ही नहीं सकता।
जैसे मैं हमेशा कहानी सुनाता हूँ गुण वाली, तो वो अभी सुना देता हूँ जब बात चली रही है। जैसे ये एक केस स्टडी है, एक पति पत्नी थे, लव मैरिज हुआ उनका, और क्या हुआ, 2 साल बाद ही उनकी शादी टूटने की नौबत आ गई। तो काउंसलर के पास ले गए। काउंसलर ने दोनों से कहा भाई एक दूसरे की अच्छाइयाँ लिखो। तो वो अच्छाई तो उसकी पत्नी ने तो एक भी नहीं लिखी, पति ने फिर भी लिख दी। लेकिन फिर कहा बुराई लिखो, तो पेपर बुराइयों से भर दिया उन्होंने पूरा का पूरा। उसके बाद उनकी काउंसलिंग हुई। काउंसलिंग के बाद दोनों 2 साल तक साथ रहने को तैयार हो गए। लेकिन हुआ क्या, 1.5 साल बाद उसके पति की मौत हो गई। जब पति की मौत हुई तो पत्नी डिप्रेशन में चली गई। वापस उसी काउंसलर के पास ले गए। ध्यान से सुनना इतनी सी बात को, वहां ध्यान मत देना चाहे कितनी भी आवाज आए। 1.5 साल बाद जब मौत हुई और डिप्रेशन में गई, तो उसने क्या बोला कि भाई आपको इसके साथ अभी करना शुरू, अभी से, हाँ बस कहानी की बात करता हूं। तो इसके बाद क्या हुआ कि गुण देखने की बात जब आ गई, तो उसके बाद उसने क्या किया, नहीं उसने कहा कि हाँ तुम क्यों मिस कर रही हो, क्यों डिप्रेशन में गई हो, तुम्हारा केस तो ये कहता है कि तुमने बुराई बुराई देखी थी अपने पति के अंदर, तो हमने तैयार किया तुम्हें रहने के लिए, अब तुम इतना मिस क्यों कर रही हो, कितनी डिप्रेशन में गई हो। तो उसने एक पेज दिया, बोला कि लिखो क्यों मिस कर रही हो। अब उसने पेज में क्या लिखा होगा अपने पति का, गुण या अवगुण, पूरा गुणों से भर दिया पर्चा। तो उस काउंसलर ने नीचे एक लाइन लिखी थी, किसी के गुण देखने में इतनी देर मत करना कि वो दुनिया छोड़ दे। पूछो अपने आप से, हम किस किस से नाराज हैं, क्यों नाराज हैं भाई, क्या हम कमियों से मुक्त हो गए हैं, नहीं। समझ आ रही बात। नेक्स्ट क्या था फिर हमारा, नेक्स्ट क्या था, हाँ द इंडिविजुअल एंड द कलेक्टिव, है ना, जिससे हमने क्या सीखा, कछुआ। और उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्या था, फोकस एंड फ्लो, एंड लास्ट में हमारा था कनेक्ट विद द अनकंडीशनल, टू बी अनकंडीशनल। चलो जी, रिवाइज भी हो गया। ओम शांति। 1 मिनट हम सब साइलेंस करेंगे और पीछे से केवल 2-2 लाइनें ही उठकर दूसरे हॉल में शिफ्ट करेंगी। पहले 2 लाइनें जाएंगी, फिर 2 लाइनें, क्योंकि भीड़ एक साथ कंजस्टेड ना हो जाए वहां पे, ठीक है ना। तो चलो पहले 1 मिनट साइलेंस। भगवान को थैंक्स करते हैं कि उस प्यारे पिता ने हम सभी को सद्बुद्धि दी, समझ दी, सही शिक्षा दी। शुक्रिया प्यारे पिता, आपने इतने अच्छे ईश्वरीय सिद्धांत हमें सिखाकर जीवन को अष्ट शक्तियों से भर दिया है। मैं शिव शक्ति अष्टभुजाधारिणी दुर्गा हूं। इन अष्ट शक्तियों से मेरा जीवन सहज हो गया है, निर्मल हो गया है।